क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद तो यही है कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और गर्दा गर्दा उड़ा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज हिस्ट्री का एक दूसरा चैप्टर, एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, एक बहुत लाजवाब चैप्टर का शुरुआत आज करने वाले हैं। नाम आप लोग पीछे देख लीजिए, लिखा हुआ है उस चैप्टर का, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। आप लोगों को याद होगा, हम लोग सबसे पहला नंबर चैप्टर पढ़े थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और वह चैप्टर इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे आप लोगों को कि आप लोगों ने ही कहा था कि सर आज से पहले हिस्ट्री तो बड़ा कठिन लगता था, लेकिन अब हिस्ट्री को हमने बोल दिया है आई लव यू। यानी हिस्ट्री को हमने बोल दिया है कि मैं तुमसे अब प्यार करने लग गया हूं। तो हिस्ट्री से आप लोगों को प्यार हो गया था। अब कितना प्यार हुआ था और वो प्यार कितना टिकाऊ था, इस चैप्टर में पता लग जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजवाद के बारे में, साम्यवाद के बारे में। और एक टॉपिक और जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है रूसी क्रांति। ठीक है ना। तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। सुनिएगा जरा ध्यान से। कहते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और अगर जिंदगी है, अगर जिंदा है तो फिर जिंदगी के नाक में दम कर दे। और मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। और मां तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। प्यारे बच्चे, अपनी मां से वादा किया है आप लोगों ने कि सपना आपका जरूर पूरा करेंगे, तो उस सपने के लिए आपको सोना छोड़ देना पड़ेगा। उस सपने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। चलिए, आप लोगों को प्यारे बच्चे आज हम बहुत जबरदस्त तरीके से समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़िएगा। क्यों जुड़िएगा? क्योंकि ये क्लास सिर्फ आज और पहला क्लास है, इसलिए यूट्यूब पे हो रहा है। कल से यह क्लास पूर्ण रूप से एप्लीकेशन पे चलेगा। तो जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हैं वो बच्चे तो क्लास कर पाएंगे, जो नहीं जुड़े होंगे वो वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए आप लोग टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। और बाबू, एक बार क्लास को भी आप लोग जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग क्या करिए, क्लास को ना एकदम शेयर कर दीजिए बाबू। सभी बच्चे क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपके दोस्त हैं, सब लोगों को बुला लीजिए भाई कि आओ जरा फिर से प्रिंस सर से इतिहास पढ़ने का मौका मिल गया है, तो आ जाओ जल्दी से। आप लोगों को पता है इस चैप्टर में रॉकी भाई के बारे में पढ़ना है। रॉकी भाई, केजीएफ मूवी आप लोग देखे हैं? केजीएफ मूवी देखे हैं आप लोग? केजीएफ मूवी में जो हीरो है उसको रॉकी भाई कहते हैं। यहां भी आपका एक रॉकी भाई है जिसके बारे में आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से अगले 1-1.5 घंटे हमारे साथ कंसंट्रेट हो जाइए, पूरा समझा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो श्री गणेश का नाम लेकर के आज हम इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात तो हम करते हैं चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद। चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद। जब हम समझाना शुरू कर दिए हैं तो अब आप लोग कमेंट करना बंद कर दीजिएगा और पूरा ध्यान जो है वो आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे, यानी कि क्लास में। अभी तक जो आप लोग मोबाइल ऐसे खड़ा करके देख रहे हैं, कुछ ध्यान आपका ऊपर वीडियो पे है, कुछ ध्यान नीचे कमेंट पे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही क्लास देखते हैं कि मोबाइल को ऐसे खड़ा करके देख रहे हैं, कुछ ध्यान तो ऊपर वीडियो है, कुछ नीचे कमेंटो पढ़ रहे हैं कि हाँ क्या बात, अरे देखो ये फलानवा ये लिख दिल के रहा, फलानमा देखो ये लिख दिल के, अरे देखिए कोई तो लिख दिल के, उसका रिप्लाई देने में लगल है। भाई वैसे बंद करिए, उसको बड़ा करिए और मोबाइल को ऐसे एकदम रख दीजिए और आराम से बस दिमाग का नस ढीला रखिए, दिमाग का नस खोल के रखिए, आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसा देंगे। ठीक है ना। एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा, ये वादा है आपके बड़े भाई का। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, हम लोगों को पढ़ना है समाजवाद के बारे में और किसके बारे में पढ़ना है? तो और पढ़ना है साम्यवाद के बारे में। और किसके बारे में पढ़ना है? साम्यवाद के बारे में। चलिए, सबसे पहले तो आप हमें यह बता दीजिए
सबसे पहले तो आप हमें यह बता दीजिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समाजवाद के बारे में पहले से पता है। अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर पहले से नहीं पता है तो फिर हम हैं आपको बताने के लिए। चलिए, समाजवाद समझाने के लिए हम आप लोगों को एक शब्द बताते हैं जिसके बारे में हम आपको पहले चैप्टर में समझा चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग पहला नंबर चैप्टर में ये शब्द के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रवाद पढ़े थे बाबू। पहला नंबर चैप्टर में आप लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे। और ये राष्ट्रवाद को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? राष्ट्र जोड़वाद। बाबू, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। यानी हम आप लोगों को राष्ट्रवाद का मतलब समझाए थे देश के प्रति समर्पित होना, देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति समर्पण ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर आप देश के प्रति सोच रहे हैं, अगर आपके मन में देश के प्रति भावना है, अगर देश के लोगों के मन में ये देश के लोगों के लिए भावना है, तो उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते थे। यही ना समझाए थे। अब सेम चीज बाबू आप लोग यहां पे समझना, यहां पे राष्ट्र के जगह पे आ गया है समाज, राष्ट्र के जगह पे क्या आ गया है? समाज। बाकी यहां पे वाद तो इसमें भी है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्र के जगह पे सिर्फ समाज आ गया है। तो समाजवाद का मतलब क्या हुआ? देखो बाबू, राष्ट्रवाद कहने का मतलब हुआ देश के बारे में सोचना, तो फिर समाजवाद कहने का मतलब समाज के बारे में सोचना है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, यानी राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के बारे में यानी कि देश के बारे में सोचना। तो फिर समाजवाद कहने का मतलब, समाजवाद कहने का मतलब समाज के बारे में सोचना। समाजवाद कहने का मतलब समाज के बारे में सोचना। यानी कि समाजवाद जो है वो समाज के हित में काम करती है। समाज में जितने भी लोग होते हैं सब लोगों के बारे में सोचती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, समाजवाद सामाजिक समानता में विश्वास करती है। सामाजिक समानता कहने का मतलब क्या हुआ? सामाजिक समानता। ध्यान से सुनिएगा बाबू, हम आपको जो शब्द बता रहे हैं समाजवाद, हम आपको जो शब्द बता रहे हैं समाजवाद, तो समाजवाद कहने का मतलब क्या हुआ? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। बताइए, जो व्यक्ति समाजवादी होगा यानी कि जो समाज के बारे में सोचता होगा वो सामाजिक समानता के बारे में सोचता होगा कि समाज में रहने वाला चाहे अमीर वर्ग हो चाहे समाज में रहने वाला गरीब वर्ग हो, सब लोगों को एक तरह, एक नजर और बराबर नजर से देखें। समझ में आ गया ना बाबू? समाज के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि समाजवाद कहने का मतलब कि सामाजिक समानता में विश्वास करने वाला विचारधारा, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाला, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाला, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाला विचारधारा, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाला विचारधारा। क्लियर हुआ? यानी कि वैसा विचारधारा जो सामाजिक समानता में विश्वास रखता हो, मतलब समाज के सब लोगों को बराबर नजरिए से देखता हो, ठीक है ना। लेकिन एक बात, जो भी सामाजिक चीज होता है उस पर सरकार का अधिकार होता है। आप लोगों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हैं ना, एक समाजवादी एक पूंजीवादी। बताओ बाबू, जैसे आपको हम अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे थे तो वहां पे पढ़ाए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहां पे सरकार का अधिकार होता है वहां पे होता है समाजवादी, जहां पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसको कहते हैं पूंजीवादी, और जहां दोनों का मिश्रण हो वहां कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, समाजवाद कहने का मतलब होता है सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली वह विचारधारा, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली वह विचारधारा, ठीक है ना, जिसमें स्वामित्व का अधिकार, उत्पादन के साधनों पर चाहे जितना भी सामान हो सब पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, ठीक है ना। विचारधारा जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो। ध्यान रखिएगा, सरकार का स्वामित्व हो, सरकार का
स्वामित्व हो, सरकार का स्वामित्व हो, ठीक है ना, उसे उसे समाजवाद कहते हैं, उसे समाजवाद कहते हैं। ये क्या कहते हैं बाबू? समाजवाद कहते हैं। तो अगर आप लोग इतना याद रखते हैं कि समाजवाद कहने का मतलब कि जो सामाजिक समानता पर बल देता हो। क्लियर हुआ? एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करिए। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, हैं? बताओ बाबू, पहले आप लोग सामाजिक समानता यहां पे दिखाइए। सब लोग पहले क्लास को लाइक करिए, ठीक है? तो समाजवाद का परिभाषा, चूंकि बाबू चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद, तो सबसे पहले हम लोगों को समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जान लेना चाहिए ना, फिर तो उसके बाद हम एक हिस्सा शुरू करेंगे। अभी तो हम आपको थोड़ा चैप्टर के शीर्षक के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद तो ऐसा कहानी शुरू करेंगे कि आपको उस कहानी में से निकलने का मन ही नहीं करेगा। बस समाजवाद और साम्यवाद के बारे में एक बार बता लें, उसके बाद किस्सा शुरू करेंगे अपना, और फिर किस्सा शुरू करेंगे, आपको नींद आ जाएगा लेकिन कहानी में मजा खत्म नहीं होगा, ठीक है ना? इतना जबरदस्त कहानी आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? एक हमारे भाई का, कौन है भाई? दाऊद गाजी ब्लॉग। सर कोई भी परिभाषा बहुत लंबा होता है, ये आपको लंबा परिभाषा लग रहा है, तो फिर आप 10वां में मत पढ़िए, चौथा 5वां में नाम लिखा लीजिए, ठीक है ना? फिर आप 10th क्लास से अपना नाम कटवा लीजिए भाई। अगर ये परिभाषा आपको लंबा लग रहा है तो फिर आप बेकार 10वां में पढ़ रहे हैं। जाइए चौथा 5वां में पढ़िए ना, आपको एक एक शब्द का परिभाषा मिल जाएगा, ठीक है ना? क्या बात करते हो भाई, आप लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हो और लेवल गिराते जा रहे हो। स्टैंडर्ड हो गया कि हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन परिभाषा का लेवल हमको चाहिए 6ठा क्लास वाला। परिभाषा का लेवल हमको 6ठा क्लास वाला है, दीजिए छोटा छोटा परिभाषा दीजिए। अरे भाई 10वीं क्लास में पहुंच गए हो, 2 बरस के बाद आप लोग इंटर करोगे और उधर 3 बरस के बाद, यानी कि 4-5 साल के बाद आप लोग अब बीपीएससी का तैयारी करने लायक हो जाओगे। और जब बीपीएससी का तैयारी करोगे ना तो 10-10 पन्ना का लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? एक परिभाषा के ऊपर आपको 4 पन्ना, 5 पन्ना, 10 पन्ना लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि छोटा परिभाषा का क्या महत्व होता है और बड़ा परिभाषा का क्या महत्व होता है। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना? क्लियर? चलो बाबू, अब जरा समझना, ये तो समाजवाद आप लोग समझ गए कि जो सामाजिक समानता पर बल देता हो, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका साम्यवाद का। साम्यवाद क्या कहता है? देखो बाबू, जो समाजवादी व्यक्ति है, समाजवादी व्यक्ति जिसके अंदर समाजवाद की भावना हो, अगर हमारे अंदर लोगों के लिए, समाज के लिए अगर भावना है, अगर मान लिया जाए कि हम समाज का सेवा कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि समाज में अगर किसी को दुख है, तकलीफ है, तो हम जाकर के उनको मदद कर दिए, तो हम समाज के लिए काम किए, तो हम समाजवादी व्यक्ति हो जाएंगे। हम कैसे व्यक्ति हो जाएंगे? समाजवादी। आप लोग देखते होंगे कि चुनाव के समय में नेता लोग जब आता है तो कहता है ना कि हम तो समाजवादी हैं। चुनाव के समय में सभी नेता को देखिएगा, एक के बात कहेगा, हम तो समाजवादी हैं, हम तो समाजवादी हैं, मतलब हम समाज के लिए काम करते हैं। तो समाजवादी कहने का मतलब कि हम समाज को एक नजर से देखते हैं, समाज को हम समानता का अधिकार देते हैं, समाज हमारे लिए एक समान है, चाहे कोई भी समाज रहे, ऊंची जाति, नीची जाति, कोई भी धर्म रहे, ठीक है ना? तो समाजवादी कहने का मतलब होता है सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा। लेकिन अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं साम्यवाद का। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद जो है ना, वो समाजवाद का लेटेस्ट वर्जन है। जैसे मोबाइल देखते हैं, जब पुराना हो जाता है तो उसका नया वर्जन लॉन्च होता है, जिसको कहते हैं एकदम न्यू ब्रांड आई, मतलब न्यू ब्रांड फोन है, कहते हैं ना, एकदम लेटेस्ट, तुरंत लॉन्च हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना। तो समाजवाद जहां पे काम नहीं करता है वहां पे साम्यवाद काम करता है। और साम्यवाद को लेकर के आने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, जिसके बारे में आगे हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो साम्यवाद क्या है समझिएगा जरा ध्यान से। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि समाजवाद सामाजिक समानता पर बल देता है, लेकिन साम्यवाद जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है,
ठीक है ना, आर्थिक समानता पर बल देता है। समझिएगा जरा ध्यान से, साम्यवाद आर्थिक समानता। देखो बाबू, समाजवाद कहता है कि हम सभी समाज को, चाहे वो ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, अमीर हो, गरीब हो, पैसा वाला हो, नहीं पैसा वाला हो, सबको बराबर देखते हैं। लेकिन साम्यवाद कहता है कि भैया हम सिर्फ अमीर गरीब का फर्क देखते हैं, कोई भी आदमी अमीर और गरीब का हम देखना नहीं चाहते हैं। टोटल जो आदमी गरीब है हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ जाए, अमीर चाहते हैं कि वो ज्यादा अमीर ना हो, वो लेवल में आ जाए। यानी कि आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा है साम्यवाद। क्या है? आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा। ध्यान रखिएगा, लिखेंगे आर्थिक समानता में, आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली, आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा, आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा, वैसा विचारधारा जो कि आर्थिक समानता में विश्वास रखता हो, ठीक है ना। और इसमें ज्यादातर वैल्यू दिया जाता है सर्वहारा वर्ग को। सर्वहारा वर्ग आप लोग समझते हैं ना? सर्वहारा वर्ग मतलब क्या होता है बाबू, बताओ तो जल्दी से। सर्वहारा वर्ग मतलब क्या होता है? सर्वहारा पहला चैप्टर में पढ़ाए थे। सर्वहारा मतलब जो सभी जगह से हारा। तो सभी जगह से कौन हारा? किसान, मजदूर, गरीब, असहाय, ये सबको सर्वहारा वर्ग में रखा जाता है। और साम्यवाद जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वहारा वर्ग के बारे में सोचता है, यानी कि गरीब, असहाय, मजदूर, किसान, इन सब के बारे में सोचता है। तो ध्यान रखिएगा कि साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है। विचारधारा जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को, सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है। सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है, किया जाता है, उसे साम्यवाद कहते हैं, उसे साम्यवाद कहते हैं। तो बाबू चैप्टर का हमारा नाम था समाजवाद एवं साम्यवाद। तो हम आप लोगों को समाजवाद के बारे में भी पढ़ा दिए और साम्यवाद के बारे में भी पढ़ा दिए, और चलिए चैप्टर खत्म हो गया। भाई समाजवाद के बारे में पढ़ाइए दिए, साम्यवाद के बारे में पढ़ाइए दिए, चैप्टर खत्म हो गया जी। चैप्टर तो यही था, समाजवाद और साम्यवाद। चलिए चैप्टर खत्म, ठीक है ना, चैप्टर खत्म हो गया बाबू ठीक है ना। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि चैप्टर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो हम आपको टाइटल के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सर मम्मी बोलती है तुम सब दिन स्कूल जाओ, लेकिन हमको पढ़ना है। सर मम्मी को कुछ बोलिए। पहले तो मम्मी जी को प्रणाम। और अगर बच्चे का इच्छा है कि हम पढ़ें घर पर बैठ करके, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप नहीं भेजिए, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर बच्चे घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो घर में पढ़ने दीजिए। अगर घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको भेजिए ठीक है ना, यही कहेंगे। चलो बाबू, तो समाजवाद और साम्यवाद हम आपको समझा दिए। ध्यान रखिएगा कि समाजवाद शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग, ये जो आप समाजवाद देख रहे हैं ना, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समाजवाद, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 में कहां में? यूरोप में हुआ था बाबू, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1827 में हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बाबू कुल मिलाकर के ये आप लोगों को अभी तक हम समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ा दिए। अब हम चलते हैं, एक फ्रेश स्लाइड लेते हैं और यहां से हम आप लोगों को बताना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर, अब सुनना बाबू, अब एकदम कंसंट्रेट हो जाना आप लोग, अब जरा ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं कि समाज के बारे में सोचना। अच्छा एक चीज बताओ, राष्ट्रवाद किसको कहते थे? जब राष्ट्र के लोगों पर कोई विपत्ति आती थी, जब देश में, जैसे मान लिया जाए कि हम आपको पढ़ाए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय,
तो क्या हुआ था यूरोप में कि जो देश के लोग थे, जो फ्रांस के लोग थे, उन लोगों को सताया जा रहा था, और जब सताया जा रहा था तो लोगों के अंदर वो गुस्सा भड़का, उसे ही कहते हैं राष्ट्रवाद। जब देश के लोगों को सताया जा रहा था तो लोगों के अंदर गुस्सा भड़का, उसको हम लोगों ने क्या बोला? राष्ट्रवाद बोला। तो बाबू यहां हम लोग बोल रहे हैं समाजवाद, यानी कहने का मतलब कि समाज के लोगों को सताया जा रहा होगा, समाज के लोगों को सताया जा रहा होगा, हाँ या ना बोलिएगा आप लोग। जाहिर सी बात है कि समाज के लोगों को सताया जा रहा होगा, तब ना ये चीज निकला कि भाई समाजवाद। तो भाई जब समाज के लोगों को सताया जा रहा था तो आखिर समाज के लोगों को सता कौन रहा था? कौन ऐसा दुस्साहसी था जो समाज के लोगों को सता रहा था? सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा। समाजवाद तो हम लोग समझ लिए कि भाई समाज के प्रति सोचना, समाज के बारे में सोचना, समाज के हित में सोचना, समाज को एक समान देखना। लेकिन कौन था जो समाज को नहीं सोच रहा था, समाज के बारे में नहीं सोच रहा था, समाज को एक समान तरीके से नहीं देख रहा था? आखिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो समाज को नहीं चाह रहा होगा, समाज के लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दे रहा होगा। तब लोगों के अंदर समाजवाद की भावना पनपी, तब ना लोगों के अंदर समाजवाद की भावना पनपी। तो सबसे पहले यह समझिए कि आखिर समाज को कौन सता रहा था। सबसे पहला चीज तो यही समझना पड़ेगा ना कि आखिर समाज को कौन सता रहा था। तो अब हम आप लोगों को यही समझाते हैं कि समाज को कौन सता रहा था। ठीक है ना, जरा समझिएगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान रखना। 18वीं शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है। अब शताब्दी मतलब 100 साल होता है, आप लोग को हम बता चुके हैं। 18वीं शताब्दी की बात है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गया था। ठीक है ना, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या हो गया था? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा, आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर में, आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा, हम बताते हैं। औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब होता है, औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब होता है मशीन युग की शुरुआत, मशीन युग की शुरुआत। औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब होता है बाबू मशीनरी युग की शुरुआत। जैसे देखो बाबू, पहले सब काम होता था हाथ से, कपड़ा भी बनता था तो हाथ से बनता था। आप लोग गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखे होंगे। किसी को चिट्ठी लिखना होता था तो पहले चिट्ठी लिखा जाता था, उस चिट्ठी को भेजा जाता था, कबूतर के माध्यम से भी चिट्ठी बहुत बार पहुंचता था। ठीक है ना, पहले खेत का जुताई करना होता था तो भाई बैल को लगा दो और हल लगाओ, दिन भर खेत को जोतते रहो। लेकिन हम बैल, खेत या चिट्ठी पिट्ठी की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं कपड़ा बनाने का। बाबू पहले कपड़ा बनता था हाथ से, लेकिन क्या हुआ कि इंग्लैंड में सबसे पहले मशीन का आविष्कार हुआ। ठीक है ना, इंग्लैंड में सबसे पहले मशीन बन गया। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले मशीन कहां बना, अगर कोई पूछे कि सबसे पहले मशीन कहां बना, तो बताइएगा इंग्लैंड में। ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? इंग्लैंड में मशीन का शुरुआत सबसे पहले हुआ, और इंग्लैंड में जो मशीन का आविष्कार हुआ सबसे पहले, पूरे दुनिया में सबसे पहले मशीन कौन बनाया? इंग्लैंड वाला लोग बनाया। और इसलिए जो मशीन का युग आया ना, उसी को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कोई खून खराबा मारपीट वाला क्रांति नहीं था, मशीनरी युग की शुरुआत। ठीक है ना, यानी कि जो मशीन का शुरुआत हुआ, हाथ के जगह पे जो काम मशीन से होने लग गया, इस क्रांति को ही हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति समझ में आ गया ना बाबू? औद्योगिक क्रांति समझ में आया ना? औद्योगिक क्रांति सारे बच्चों को समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? हाथ के जगह मशीन से अब काम होना शुरू हो गया था। फैक्ट्रियों में भी जो बड़े बड़े फैक्ट्री थे, उन सब जगह पर हाथ के जगह अब मशीन से काम होना शुरू हो गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति कहां हुआ बाबू? ध्यान रखना आप लोग, इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुआ। तो इंग्लैंड में जब मशीन की युग की शुरुआत हुई, तो जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जिनके पास बहुत ज्यादा रुपया था, मशीन खरीद लिए और अपने फैक्ट्री में मशीन लगा दिए, अपने फैक्ट्री में मशीन लगा दिए। अब होता क्या है कि मशीन लग जाने की वजह से बहुत सारे मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए। अब आप लोग देखते हैं ना कि मशीन आ गया है तो मजदूरों का काम घट गया है।
जैसे पहले मिट्टी का खुदाई करना होता था तो 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो मजदूर लगा दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, मिट्टी का खुदाई करना होता है तो 100 गो मजदूर लगाने का जरूरत नहीं है, 100 गो मजदूर लगाने का जरूरत नहीं है, एगो जेसीबी लगा दीजिए, काम हो जाएगा। 100 गो मजदूर अगर 10 दिन में करेगा तो एगो जेसीबी 2 दिन में काम कर देगा। तो बताइए, मशीन निकल जाने से वो 100 गो मजदूर बेरोजगार हो गया कि नहीं हो गया? अगर मशीन नहीं निकलता तो बेचारा मजदूर को तो रोजगार मिल जाता, लेकिन मशीन आने की वजह से मजदूरों का बेरोजगार छीन गया। ठीक है ना, सभी मजदूर लोग बेरोजगार हो गए, सभी मजदूर लोग बेरोजगार हो गए। अब क्या हुआ कि जब पूंजीपति वर्ग के लोग, यानी कि जिनके पास रुपया पैसा था, जो फैक्ट्री के मालिक थे, वो मशीन खरीदना शुरू कर दिए और मजदूरों को हटाना शुरू कर दिए। ठीक है ना, थोड़ा बहुत काम अगर बचा था मजदूरों वाला तो मजदूर पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लग गए, क्योंकि अब उनको डिपेंडेंसी ये हो गया था, मशीन पर हो गया था कि भाई मजदूर नहीं रहेगा तो मत रहे, 100 मजदूर है काम करने वाला। क्योंकि मशीन के आ जाने से ना बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए थे, मजदूर बेचारे रोड पे भटकते थे, कोई उनको काम तक नहीं देता था, ये नौबत था। ठीक है ना, इसलिए चूंकि बहुत मजदूर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे थे और मजदूरों का कमी नहीं था, इसलिए फैक्ट्री के मालिक मनमाना करना शुरू कर दिए। 8 घंटा के जगह 10 घंटा काम कराना शुरू कर दिया, 8 घंटा के जगह 14 घंटा काम कराना शुरू कर दिया। जहां वेतन 10,000 मिलता था वहां वेतन सीधे 6,000 देना शुरू कर दिया। यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक था ना, उसको यह लगता था कि भाई मजदूर, इतना सारा मजदूर है, एगो जाएगा 10 गो आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए वे लोग मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो देश का अर्थव्यवस्था बदला। ठीक है ना, अब जो मजदूर लोग थे वो मजदूर लोग क्या करने लग गए, मजदूर लोग ये बेरोजगार हो गए, तो फैक्ट्री के जो मालिक थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, वे मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिए। महिलाओं से काम करवाते थे, बच्चों से काम करवाते थे, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजवाते थे, बोलते थे क्या करके फैक्ट्री में काम करो। ठीक है ना, बहुत कम पैसा पे काम करवाते थे, ऊपर से बहुत ज्यादा देर तक काम करवाते थे। तबीयत अगर खराब हो जाए तो उसमें भी कोई सुविधा नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री का जो मालिक था, वो जो फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था, वो बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया मजदूरों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। ठीक है ना, अब आप लोग बताओ, मजदूर का जीवन एकदम नरक के जैसा हो गया। मजदूर का जीवन एकदम नरक के जैसा हो गया। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, मजदूर लोग संगठन भी नहीं बना सकते थे कि संगठन बना करके हम आंदोलन करें। ना ना ना, मजदूर लोग बेचारे संगठन भी नहीं बना सकते थे। काम करने से उनको फुर्सत रहेगा तब ना कुछ करेंगे। यहाँ 14 घंटा 20 घंटा काम करवाया जाता था। तो इसलिए मजदूरों का जो जिंदगी था एकदम नरक के समान हो गया था, वध से बदत्तर हो गया था, बहुत 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 खराब हालत हो गया था। ठीक है ना, मजदूरों का जो जीवन था एकदम खराब हो गया था। अब आप लोग बताओ बाबू, अब आप लोगों से हम एक चीज पूछते हैं, अब अगर मजदूर का जीवन खराब हो गया, मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आंदोलन होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से, सिर्फ यस और नो। आंदोलन होगा कि नहीं होगा? आंदोलन होगा ना। जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तब आंदोलन हुआ है। आप लोग को पहला चैप्टर में यही ना समझाए थे कि जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तब आंदोलन हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मजदूरों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया था और इस वजह से ये आंदोलन हुआ। और कैसे आंदोलन हुआ, चलिए आगे बताते हैं। प्यारे बच्चों, जब फैक्ट्री की शुरुआत हुई तो हमारा समाज जो है वो 2 वर्गों में बंट गया। जब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग बाबू जरा ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। औद्योगिक क्रांति जब आया, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति जब आया तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमारा समाज 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों में बट गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारा समाज 2 हिस्सों में बट गया। समझ में आ रहा है ना? जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो हमारा समाज 2 हिस्सों में बट गया। कौन सा 2 हिस्सा बट गया बाबू, जरा समझिएगा जरा ध्यान से।
पहला तो बाबू फैक्ट्री के मालिक, ठीक है ना, एक तो फैक्ट्री के मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक, समझ गए, जो कि बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। किसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे? तो मजदूर के ऊपर। मजदूर को ही हम लोग बाबू श्रमिक बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? श्रमिक। तो जो फैक्ट्री के मालिक थे उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी था, इसलिए इनको पूंजीपति वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? पूंजीपति वर्ग कहा गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो थे बाबू, ध्यान रखिएगा, पूंजीपति वर्ग, चूंकि ये मजदूरों का शोषण कर रहे थे, इसलिए इनको शोषक वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? शोषक वर्ग। और दूसरा तो बेचारा मजदूर थे, श्रमिक थे, ठीक है ना, जो कि फैक्ट्रियों में काम करते थे, और इनको कहा गया मजदूर वर्ग। क्या बोला गया? मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। क्या बोला गया? मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, इनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, इसलिए इनको शोषक वर्ग कहा गया। इसलिए इनको क्या कहा गया? शोषक वर्ग कहा गया। तो हमारा समाज दो वर्ग में बंट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। हमारा समाज कितने हिस्सों में बंट गया बताओ बाबू? फैक्ट्रियों के मालिक अपना मनमाना करना शुरू कर दिए थे, इसलिए चूंकि औद्योगिक क्रांति आ गया था, मशीन आ गया था। तो आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमारा समाज कितने हिस्सों में बंट गया था? जवाब बताइए बाबू। सवाल पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमारा समाज कितने हिस्सों में बंट गया था? तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमारा समाज दो हिस्सों में बंट गया था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, ठीक है ना, यानी कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। समझ में आ गया बाबू? ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैसा कैसा अत्याचार करते थे? कैसा कैसा अत्याचार करते थे मजदूरों के ऊपर? फैक्ट्री के, देखिए कभी कभी ना क्वेश्चन भी पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन भी, पहले भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना, कि फैक्ट्री के मालिकों ने, आप कहिएगा कि सर किस चीज का फैक्ट्री होता था? तो कपड़ा का फैक्ट्री। शुरुआत में ना कपड़ा का ही फैक्ट्री ज्यादा होता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, क्या गलत है? वो दोनों एक के लिखा गया है, यहां पे कर लीजिएगा शोषित वर्ग। शोषित, ये लोग शोषित थे तो ये हो गया शोषित वर्ग, ठीक है ना। ये एक हो गया शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। तो बाबू फैक्ट्री के क्वेश्चन आएगा कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए? कैसे कैसे अत्याचार किए? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फैक्ट्रियों के मालिक ने कैसे कैसे अत्याचार किए। जो फैक्ट्री के मालिक थे वे मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए? तो बाबू इसका जवाब क्या बताइएगा? जो फैक्ट्री के मालिक थे वो कैसे कैसे अत्याचार किए थे? तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए, तो हम लोग जवाब लिखेंगे सबसे पहला अत्याचार। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लिखेंगे कि सबसे पहला तो कि मजदूरों को मजदूरी बहुत कम देते थे। मजदूरों को मजदूरी बहुत कम देते थे, मजदूरों को मजदूरी बहुत कम देते थे। पहला तो ये हो गया। दूसरा बाबू ध्यान रखिएगा, काम का घंटा तय नहीं था, जितना देरी मालिक का मन होगा उतना देरी काम करवाएगा, ठीक है ना। काम का घंटा तय नहीं था, तो लिखेंगे काम का घंटा तय नहीं था। काम का घंटा तय नहीं था, समझ में आ गया ना। काम का घंटा तय ही नहीं था कि भाई मजदूर कितना देर काम करेंगे, जितना देर मन में आएगा उतना देर फैक्ट्री का मालिक काम करवाएगा। काम का घंटा तय ही नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, समय से ज्यादा घंटे काम करवाता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मजदूरों को काम करने के लिए स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यानी कि वहां पे पूरा वायु प्रदूषण है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, लेकिन मजदूरों को बेचारा मजबूरी में वही सब पानी पीना पड़ता था। तो मजदूरों को काम करने के लिए
करने के लिए, मजदूरों को काम करने के लिए वातावरण ठीक नहीं था। वातावरण ठीक नहीं था, मजदूरों को काम करने के लिए वातावरण ठीक नहीं था। तीसरा हो गया कारण। चौथा कारण क्या लिखेंगे? मजदूरों को, ये मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल नहीं की जाती थी। मजदूर अगर बीमार है तो बीमारों में आओ, काम करो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो मजदूरों को काम करने के लिए वातावरण ठीक नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया। अगला, मजदूरों का स्वास्थ्य का ख्याल, मजदूरों का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता था, ध्यान नहीं रखा जाता था। ये तो हो गया। अगला बाबू ध्यान रखिएगा, और कौन सा अत्याचार होता था? महिलाओं और बच्चों से भी काम करवाया जाता था। महिलाओं और बच्चों से भी, महिलाओं और बच्चों से भी काम करवाया जाता था। महिलाओं और बच्चों से भी काम करवाया जाता था। महिलाओं और बच्चों से काम करवाया जाता था, सोचिए, यानी कि सभी महिला और सभी बच्चे काम करते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिलाओं और बच्चों से काम करवाया जाता था। तो ये सभी अत्याचार थे जो फैक्ट्री के मालिक मजदूरों के ऊपर करते थे। अब बताओ बाबू, जब जब अत्याचार हुआ है तब तब कोई ना कोई व्यक्ति तो आगे आया है ना, है? जैसे आप लोग देखिए कि जब फ्रांस में अत्याचार हो रहा था तो नेपोलियन बोनापार्ट आगे आया था, और नेपोलियन बोनापार्ट आगे आकर के लेनिन आगे आया, गैरीवाल्डी आगे आया। आप लोग पढ़े हैं ना, है? काउंट काबुरियन सब के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं। तो ये सब व्यक्ति वैसे थे जो कि आगे आए। तो यहां भी जब अत्याचार हो रहा था तो कुछ व्यक्ति थे जो कि समाजवादी व्यक्ति थे। कुछ व्यक्ति थे जो कि समाजवादी व्यक्ति थे, जो कि समाज के बारे में सोचते थे। ठीक है ना, कुछ व्यक्ति जो समाजवादी व्यक्ति थे, जो समाज के बारे में सोचते थे, वह व्यक्ति आगे आए। वह व्यक्ति आगे आए कि भाई हम समाज के बारे में कुछ काम करेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, और समाज के ये जो मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको, अत्याचार को रोकेंगे। ठीक है ना, तो कुछ समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। समाजवादी विचारधारा क्या है? जिन व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है, या फिर जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, उन्हें समाजवादी व्यक्ति कहते हैं। हम लिख देते हैं यहां पर समाजवादी विचारधारा, ध्यान रखिएगा। समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न हुई, जिन व्यक्तियों के अंदर, ध्यान से सुनना बाबू, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हो इधर पढ़ाई करने में। थोड़ा सा भाई अगर ध्यान दे दो ना तो आप लोग सब कुछ समझोगे। वही बच्चे ना कमेंट करके फिर कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो याद नहीं होता है सर, इतिहास बहुत भारी लगता है सर, आप लोग यही बोलोगे। जबकि जो बच्चे समझ रहे हैं ना, एकदम खिस्सा की तरह उनको समझ में आ रहा होगा कि भाई औद्योगिक क्रांति हुआ, मशीन का आविष्कार हुआ, फैक्ट्री के मालिक मजदूरों पर अत्याचार करने लग गए, बहुत खराब खराब अत्याचार करते थे, और इसलिए यह आंदोलन हुआ। और फिर उन मजदूरों के बारे में कुछ व्यक्ति सोचे, उन मजदूरों के लिए कुछ काम करना चाहे, वैसे व्यक्ति को समाजवादी विचारधारा वाला व्यक्ति कहा गया। तो समाजवादी विचारधारा वाला व्यक्ति क्या कहेंगे? जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती हो, लिखेंगे जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना, जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती हो, जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती हो, ठीक है ना, उत्पन्न होती हो, जो मजदूरों के बारे में सोचते हो, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, कौमा, जो मजदूरों के हित में सोचते थे, जो मजदूरों के हित में सोचते थे, जो मजदूरों के
हित में सोचते थे, जो मजदूरों के हित में सोचते थे, उन्हें समाजवादी विचारधारा वाला व्यक्ति कहा गया। उन्हें समाजवादी विचारधारा वाला व्यक्ति कहा गया, या फिर उन्हें समाजवादी विचारधारा कहा जाता है। बस इतने लिख लीजिए, कहा जाता है। तो अब कहिएगा कि सर 2-4 गो आदमी के नाम बताइए ना वैसा जो कि मजदूरों के बारे में सोचे। आप लोग जानते हो हैं? 2-4 गो आदमी का नाम आप लोग जानते हो बाबू, जल्दी से बताइए। तो धार लिखा गया है जी, समाजवादी विचारधारा, ठीक है ना। तो बाबू वैसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो कि मजदूरों के बारे में सोच रहे थे? आप लोग बता सकते हैं ना कि आखिर वो इससे कौन कौन से व्यक्ति थे? तो ध्यान रखिएगा बाबू, कुछ व्यक्ति के नाम, ठीक है ना, समाजवादी कुछ व्यक्ति के नाम ध्यान रखिएगा, जिसमें कि बाबू सबसे पहला नाम आया है सेंट साइमन का। सेंट साइमन सबसे पहला व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेंट साइमन, ठीक है ना। इन्होंने मजदूरों के लिए सबसे पहले सोचा, ठीक है ना। सेंट साइमन ने मजदूरों के लिए सबसे पहले सोचा। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नाम है फॉरियर, फॉरियर, ठीक है ना। और लुई बला, लुई बला, ध्यान रखिएगा, लुई बला और रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। ये सब चूंकि ज्यादातर विदेशी लोग हैं तो इसलिए उनका नाम भी विदेशी के जैसा है, नाम भी उनका क्या है, विदेशी के जैसा है। तो सेंट साइमन हो गए जो कि मजदूरों के बारे में सोचे। चार्ल्स फॉरियर, इनका पूरा नाम है चार्ल्स फॉरियर, तो चार्ल्स फॉरियर हो गए, लुई बला हो गए, रॉबर्ट ओवेन हो गए। तो ये सब मजदूरों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि मजदूरों के लिए पूरा इतिहास ही बदल करके रख दिया, उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। और इसका एक दोस्त था जिसका नाम था फ्रेडरिक, फ्रेडरिक एंगल्स, एंगल्स, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक एंगल्स। ये दो व्यक्ति बाबू जिन्होंने मजदूरों के बारे में सबसे ज्यादा सोचा। ये दो व्यक्ति कौन हैं? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। जरा फोटो को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने मजदूरों के लिए सब कुछ किया, मजदूरों की दुर्दशा को बदल करके रख दिया। ये है कार्ल मार्क्स। देखिए तो जरा अपने रॉकी भाई के जैसा लगते हैं का हैं? हम तो इनको भाई प्यार से रॉकी भाई बुलाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने मजदूरों के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि हम तो इनको कार्ल मार्क्स नहीं कहते हैं, हम इनको कहते हैं अपना रॉकी भाई। और चेहरा भी देखिए ना, थोड़ा थोड़ा रॉकी भाई से ही मिलता है, दाढ़ी उड़ी भी एकदम वैसा ही रखते हैं रॉकी भाई वाला, ठीक है ना। बताओ बाबू, है कि नहीं है? तो ये है कार्ल मार्क्स और इन्हीं के दोस्त हैं फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों ने मजदूरों के लिए जितना काम किया ना, उतना काम किसी ने नहीं किया। इनका कहना था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हारे बेड़ियों और तुम्हारे जंजीरों के अलावा। इसलिए जब तक एक नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होएगा। तो इसलिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी और भी व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया, जिनमें एक नाम तो बाबू आता है किनका? एक नाम तो आता है किनका? आप लोग को अभी बताया ना, नाम किनका आता है? सबसे पहले कहे जाते हैं सेंट साइमन। अगर सबसे पहले समाजवादी बोला जाए तो सबसे पहले समाजवादी हैं सेंट साइमन, ठीक है ना। फिर चार्ल्स फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, ये सब भी मजदूरों के लिए बहुत काम किए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाबू ध्यान रखना एक चीज आप लोग कि समाजवादी जो व्यक्ति हुए, भाई कटा गया, दांती कटा गया। ध्यान से सुनना बाबू, जो समाजवादी व्यक्ति हुए ना, तो समाजवाद को दो भागों में बांटा गया। समाजवाद को कितने भागों में बांटा गया? समाजवाद को दो भागों में बांटा गया। एक कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स से के बाद का समाज, ठीक है ना। तो बाबू याद रखना आप लोग, समाजवाद का जो चयन हुआ, ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा कि समाजवाद का विभाजन दो प्रकार से किया गया। समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया, याद रखिएगा। लिखेंगे समाजवाद का विभाजन, समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया। दो चरणों में समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया। समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया, ध्यान रखिएगा। समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में? दो चरणों में किया गया। प्यारे बच्चे, किस तरीके से समाजवाद का विभाजन हुआ जरा समझना आप लोग। बीच में हम मान लेते हैं किनको? कार्ल मार्क्स को, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स, अपना रॉकी भाई, ठीक है ना। बीच में इनको मार लेते हैं क्योंकि भाई सबसे मुख्य काम तो यही किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स को हम बीच में मानते हैं, एकदम मध्य में। तो कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवादी हुए, कार्ल मार्क्स का जब शासन काल आया, कार्ल मार्क्स का जब समय आया, उनके पहले भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि समाज के लिए काम कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी हुए, इनको, यानी कि इनके पहले, ध्यान रखिएगा, पहले कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी हुए, इनको बोला गया यूटोपियन। क्या बोला गया? यूटोपियन। ध्यान से सुनना बाबू, यूटोपियन, यूरोपियन मत बोलिएगा, यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद, या फिर इसी को बोला गया बाबू, ध्यान रखिएगा, आरंभिक समाजवाद। आरंभिक समाजवाद। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूटोपियन समाजवाद क्या है, तो क्या बताइएगा? एक लाइन में जवाब देना है कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद या आरंभिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद या आरंभिक समाजवाद कहा जाता है। और एक समाजवाद हुआ जो कार्ल मार्क्स के बाद हुआ, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के बाद। तो बाबू ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स के बाद, तो कार्ल मार्क्स के बाद जो समाजवाद हुआ, कार्ल मार्क्स के बाद जो, मतलब जो व्यक्ति मजदूरों के लिए काम किए, इन्हें कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद। इन्हें क्या कहा गया? वैज्ञानिक समाजवाद। तो आप लोगों से हो सकता है कि लघुतरीय में दो प्रश्न पूछा जाए। लघुतरीय का पहला प्रश्न बनेगा कि यूटोपियन समाजवाद क्या है, या फिर आरंभिक समाजवादी किसे कहते हैं। तो बताइएगा कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद या आरंभिक समाजवाद कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अच्छा, आप लोग यहां तक बताइए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? सारे बच्चे पहले एक बार कमेंट करके बताओ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर सारे बच्चे कमेंट कर दिए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर, तब हम इसके आगे पढ़ाएंगे। अगर सारे बच्चे कमेंट कर दिए ना कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक सारे बच्चों का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा कमेंट बॉक्स डबल सी से भरना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हाँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तब हम समझेंगे कि हाँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी जल्दी से बाबू, पूरा कमेंट बॉक्स एकदम डबल सी से भर जाना चाहिए। वाह। अच्छा, आप लोग ये बताओ, इतिहास जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आप लोग को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या फिर बहुत इजी से समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को समझने में मुश्किल हो रहा है तो लिखिए 1, और अगर आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जा रहा है तो फिर आप लोग एक बार जरा दिल वाला चित्र बना करके भेजिए, दिल वाला इमोजी भेज दीजिए। अगर आराम से समझ में आ रहा है तो दिल वाला, अगर समझने में मुश्किल हो रहा है तो 1 लिख करके भेजिए, तब ना समझेंगे कि एकदम दिल से बता रहे हैं कि समझ गए सर। बताओ बाबू, व्हाट इज डबल सी? डबल सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। डबल सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। और हम एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर देन रिजल्ट क्लियर। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि गुरुजी 1, और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये मतलब कि उनका इजी से, मतलब कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कुछ बच्चों को समझने एकदम बड़ा आसानी से आ रहा है। तो अगर बहुत सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो ये है कि हमारे समझाने में कोई कमी नहीं है।
बहुत सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे समझाने में कमी नहीं है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझना, इसका मतलब कि आप लोगों ने पहले या तो पढ़ा नहीं है या तो फिर आप पढ़ने में कमजोर हैं, आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट समझाने से अगर इतने सारे बच्चे समझ रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं बच्चों को, ठीक है ना। सर आप जैसा हिस्ट्री टीचर देखा ही नहीं, वाह क्या बात है। चलिए, तो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद कहते हैं और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप एक बात समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन हम लिखिए देते हैं, आप लोग को छोड़े का है भाई। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, आरंभिक समाजवाद, आरंभिक समाजवाद क्या है? आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद? आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन? आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद? आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद क्या है? बताओ बाबू, आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद क्या है? तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम लोग कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को लिखेंगे कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को, कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को आरंभिक समाजवाद, आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद? आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद, आरंभिक समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, कहा जाता है। और इसी में बाबू एक बात याद रखना आप लोग कि सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था? अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि कंफ्यूज कर जाएं, इसी को प्यारे बच्चे एक और समाजवादी कहा जाता है, स्वप्नदर्शी समाजवादी। आप लोग इसको भी ध्यान ही रखिएगा, ठीक है ना, ये शायद हम भूल गए थे। स्वप्नदर्शी, यूटोपियन समाजवाद या आरंभिक समाजवाद, या इसका एक और नाम है स्वप्नदर्शी समाजवाद। स्वप्नदर्शी, इसी को बाबू कहा जाता है स्वप्नदर्शी समाजवाद, ठीक है ना, स्वप्नदर्शी समाजवाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसी को स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे यूटोपियन समाजवाद कहते हैं, और लिख देंगे बाबू इसे ही स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है। इसे ही स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है, कहा जाता है। और अभी जैसा कि हम आप लोगों को कुछ देर पहले बताए थे कि सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था, सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी, तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी, सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी, सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? याद रखिएगा, सेंट साइमन। सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन था, ठीक है ना। सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था बाबू? सेंट साइमन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो नाम याद रखिएगा, सेंट साइमन, याद रहेगा बाबू। यानी कि सबसे पहले अगर मजदूरों के बारे में किसी व्यक्ति ने सोचा तो वो व्यक्ति कौन था? सेंट साइमन था, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया भाई। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं उनको समझ में आ जाए ये बड़ी बात नहीं है, कमजोर बच्चों को साथ में लीजिए तब अच्छा टीचर होंगे। भाई देखो, अब बात ऐसा है कि अगर हम सिर्फ कमजोर बच्चों के बारे में सोचते ना तो इतना हम मेहनत ही नहीं करते। अगर इतना हम मेहनत करते हैं, एक एक चीज अभी तक देखे हैं, पीडीएफ का यूज थोड़ा सा भी किए हैं? नहीं किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन चीज बच्चों को पीडीएफ से पढ़ाना है, कौन चीज बच्चों को हाथ से लिख करके पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। और आप लोगों को ऐसा कहते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि प्रिंस सर के बारे में ये बात बोल रहे हैं।
कि सर आप होशियार बच्चों के लिए सिर्फ काम करते हैं। भाई आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम हमेशा उस निचले स्तर बच्चों के लिए काम किए हैं शुरू से ही। जब से हमने टारगेट बोर्ड चैनल का शुरुआत किया तब से लेकर के अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ उन निचले स्तर के बच्चों के लिए काम किया है जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। हम ये पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक के टारगेट बोर्ड के इतिहास में एक बच्चे के मुंह से हमने पहली बार ये बात सुना है कि सर आप होशियार बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कमजोर बच्चों के लिए काम करिए। भाई हमने ये बहुत दुख हो रहा है अंदर से, सच बता रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि अगर हम कोई काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उस काम में अगर कोई बोले कि आप ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर बड़ा दुख होता है। आप लोग सोचिए कि बहुत मेहनत करके आप खाना बनाइए, ठीक है ना, घर में तो इसे मम्मी खाना बनाती है, लेकिन बहुत मेहनत करके आप खाना बनाइए और खाना आप अपने दोस्त को खिलाइए और आपका दोस्त बोल दे कि अरे भाई खाना तो बढ़िया बना ही नहीं है। आपको बड़ा तकलीफ होगा कि एक तो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करके खाना बनाया, ऊपर से तुम खाना को दूस रहे हो, कितना तकलीफ लगता है। वही बाबू आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कमी हमें निकाल देते हो ना, तो फिर अंदर से दिल टूट जाता है, बड़ा तकलीफ लगता है, ठीक है ना, दिल अंदर से रो जाता है कि भाई जिनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम कमजोर बच्चों के लिए हमेशा मेहनत किए हैं। हम जानते हैं कि हम कमजोर बच्चों के लिए मेहनत करेंगे तो जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वो अपने आप समझ जाएंगे, उनको ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान देने की जरूरत है कमजोर बच्चों पर, ठीक है ना। और हमेशा कसम से बता रहे हैं, शुरू से लेकर के अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए काम किया है। तो भाई हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, प्लीज ऐसा आरोप हम पर दोबारा मत लगाइएगा, ठीक है ना, कि सर कमजोर बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। भाई एक एक बच्चों के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करके आइए, थोड़ा सा पहले से हो सके तो पिछले साल वाला वीडियो देख करके आइए। आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो हमने दे दिए हैं, तो वो सब देख करके आइए ना, उनको समझ में आएगा। आपके एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड है ना पिछले वाला 2025 वाला, वो देखिए, 2024 वाला वो सब देखिए। बताओ भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे यूटोपियन समाजवादी कौन था बाबू? सबसे पहला सेंट साइमन था, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, सेंट साइमन का एक कथन था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सेंट साइमन क्या बोलते थे पता है? सेंट साइमन का कथन याद रखना बाबू। सेंट साइमन का कथन, सेंट साइमन का एक कथन था। क्या कथन था? सेंट साइमन कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसको बहुत कम काम दीजिए, अगर कोई व्यक्ति मजबूत है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा काम दीजिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए। अगर हम ज्यादा काम कर सकने में सक्षम हैं तो हमको ज्यादा काम मिले। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, कम काम करता है, तो उसको कम ही काम दीजिए, ठीक है ना। तो सेंट साइमन बहुत अच्छा एक बात बोले थे कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और फिर उनकी क्षमता के अनुसार या फिर उनकी काम के अनुसार उनको पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी भी मिलना चाहिए। तो सेंट साइमन का एक कथन जो कि बड़ा प्यारा कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिले, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिले और जितना कार्य मिला, जो व्यक्ति जितना काम किया तो काम के अनुसार उनका मजदूरी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाना ढंग से मजदूरी दे दीजिए। और काम के अनुसार उनका मजदूरी मिलना चाहिए, काम के अनुसार उनका मजदूरी मिलना चाहिए, काम के अनुसार उनका मजदूरी मिलना चाहिए। तो ये सेंट साइमन का कथन था। ये कभी कभी लघुतरीय में भी पूछ देता है या तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए ये किनका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिले और उस काम के अनुसार उनको पारिश्रमिक मिले। ये किनका कथन है? तो आप लोग बताइएगा कि ये सेंट साइमन का कथन है, ठीक है ना। बताओ बाबू, ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू?
है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेंट, अच्छा, या फिर लघुतरीय प्रश्न में पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि सेंट साइमन का क्या कथन था, तो बताइएगा कि सेंट साइमन का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिले और उस कार्य के लिए उनको उचित पारिश्रमिक भी मिले। तो ये सेंट साइमन का कथन था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। याद रहेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे ऐसे समाजवादी हैं जो कि अलग अलग बात बोले हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे समाजवादी हैं जो कि अलग अलग बात बोले हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग इस फोटो में जरा देखिए, यही है सेंट साइमन, ठीक है ना। तो सेंट साइमन का कथन हम आपको बता दिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सेंट साइमन का कथन बता दिए हम आप लोगों को, एक कथन बता दिए सेंट साइमन का, ठीक है ना। एक और फ्रांसीसी विचारक, अच्छा वही सेंट साइमन जिनका मानना था कि राज्य समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर कार्य करें, यानी कि यही सेंट साइमन, एक तो सेंट साइमन का कथन वो बताए। सेंट साइमन कहते थे कि भाई हर एक राज्य को, हर एक समाज को, हर एक व्यक्ति को मिलजुल करके काम करना चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका मिलजुल करके उपयोग करना चाहिए। गॉड ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका मिलजुल करके हम लोग काम करें और क्षमता के अनुसार कार्य करें। क्षमता से ज्यादा काम ना करिए, जितना आपकी क्षमता है उतना काम करिए, क्षमता के अनुसार कार्य मत करिए। तो ये हो गए सेंट साइमन जिनका कथन था। एक और विचारक हैं चार्ल्स फॉरियर। एक और व्यक्ति कौन है बाबू? चार्ल्स फॉरियर। तो चार्ल्स फॉरियर क्या बोलते थे, हैं? बताओ बाबू जल्दी से। ठीक है ना, समझ में आ गया ना बाबू। चार्ल्स फॉरियर क्या बोलते थे? चार्ल्स फॉरियर कहते थे कि यह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी, यानी कहते थे कि भाई हम तो पहला चीज को ये जो मशीनरी युग आया है हम इसका विरोध करते हैं, मशीनरी युग का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, मशीनरी युग का हम विरोध करते हैं। तथा उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। देखिए चार्ल्स फॉरियर थे ना, ये कहते थे कि मजदूर लोग कमाने के लिए शहर जा रहे हैं तब ना उनका शोषण हो रहा है। जैसे आज बिहारी मजदूर कमाने के लिए गुजरात जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मद्रास जाते हैं, मुंबई जाते हैं, उनका शोषण होता है। तो चार्ल्स फॉरियर का कहना था कि भाई आप कमाने के लिए बाहर जा रहे हो तब ना आपका शोषण हो रहा है। घर ही पर कोई छोटा मोटा धंधा कर लो, घर ही पर कोई छोटा मोटा काम करो, कैसे कोई शोषण कर लेगा। तो चार्ल्स फॉरियर का कथन था कि घर पर ही, छोटे नगर में ही, छोटे गांव में ही आप कोई छोटा मोटा काम करिए, वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन फैक्ट्री में जाकर के काम मत करिए। ठीक है ना। तीसरे है प्यारे बच्चों लुई वाला। तीसरे कौन है? लुई वाला। सर आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया था? प्यारे बच्चों हमारा मैट्रिक में जो नंबर था वो था 87%, नहीं मिस्टेक हो गया, 79% था, 79%। ठीक है ना, कितना था? 79.4 करके कुछ था। हम एग्जाम दिए हैं मैट्रिक का 2015 में, लेकिन समझ लीजिए कि अभी से 10 साल पहले 2015 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, आप लोग देंगे 2026 में, आप लोगों से 11 साल पहले। ठीक है ना। और हम लोगों के टाइम में ऑब्जेक्टिव नहीं था, पूरा सब्जेक्टिव चलता था। ऑब्जेक्टिव चलता था तो मजा ही मजा था। ये जो आप लोग 79 देख रहे हैं ना, ये हो सकता है कि 89 रहता, लेकिन हम लोगों के टाइम में ना सिर्फ सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, फिर भी बच्चे कहते हैं कि जरा सिलेबसवा हार्ड है। हम लोग के टाइम वाला जाके 2015 का कभी क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिए, 2015 का क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिए, तब पता लगेगा। हमारा सेंटर गया था बिहार शरीफ, हमारा सेंटर गया था बिहार शरीफ, पहाड़ी पर एक हाई स्कूल है, छोटी पहाड़ी शायद या बड़ी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। तो बिहार शरीफ में ना पहाड़ी पर एक हाई स्कूल है, वहीं पर हमारा सेंटर गया था और वहीं पर हम एग्जाम दिए थे। हमको ये भी याद है कि हमारा एग्जाम जो था वो दूसरी सिटिंग में था। ठीक है ना, हमारा एग्जाम जो था वो दूसरी सिटिंग में था, बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है ना। लेकिन उस समय जैसे आज आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, हमको भी पढ़ने में उस समय वैसा ही दिक्कत होता था, और इसलिए हम अच्छा पढ़ा पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हम कहां कहां पर पढ़ते समय अटकते थे। जहां पर अटकते हैं ना उस पर हम थोड़ा बल देकर के पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को हम समझा दें। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को हम बता रहे हैं आगे कि चार्ल्स फॉरियर का क्या कथन था कि भाई कमाने के लिए छोटे छोटे जगह पे काम करिए, बड़े जगह पे मत जाइए। एक और है समाजवादी लुई ब्ला।
आपको नाम बताया ना भी, लुई ब्ला का कहना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यानी कि आदमी को आर्थिक सुधार में तभी ना लाइएगा जब राजनीतिक सुधार होगा, यानी कि देश सुधरेगा तो देश का आदमी भी सुधर जाएगा। कहने का मतलब यही ना हुआ कि देश सुधरेगा तो देश का आदमी भी सुधर जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चे कि लुई ब्ला कहते थे कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार चाहिए। अब यहां पर क्या है कि ना कि 2-3 क्वेश्चन तो बार बार पूछता है। पहला तो आपसे पूछेगा कि बताइए किनका कथन है, ये रॉबर्ट ओवेन सेंट साइमन का कथन बता दिए, चार्ल्स फोरियर का कथन, लुई ब्ला का कथन, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। एक और समाजवादी व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था बाबू, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ओवन। एक और समाजवादी व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। फोटो दिखाते हैं हम आप लोगों को, तब समझ में आएगा। ये है रॉबर्ट ओवन, उद्योगपति थे। उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन, जैसे आज के समय में कैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है ना, तो उस समय का समझिए कि मुकेश अंबानी थे, ठीक है ना, बड़ा पैसा था इनके पास, लेकिन पैसा जरूर था। सोचिए, कहते हैं ना कि हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता है। जहां सभी फैक्ट्री के मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे थे, उस समय एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ओवन, जो कि पूंजीपति थे, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन फिर जब देखे कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूर लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरों को पूरा शोषित किया जाता है, तो ये व्यक्ति इंग्लैंड के थे, ठीक है ना, ये व्यक्ति कहां के थे, इंग्लैंड के थे। और इनका मानना था कि जो औद्योगिकीकरण हुआ है, जो मशीन का आविष्कार हुआ है, तो मशीन का आविष्कार हुआ तब जाकर के कारखाना का जन्म हुआ, फैक्ट्री बना। जब मशीन का आविष्कार हुआ तब जाकर के फैक्ट्री बना, और जब फैक्ट्री बना तो मजदूरों का शोषण होने लग गया। तो इनका मानना था कि क्यों ना हम मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए अपना एक फैक्ट्री खोल लें, और अपने फैक्ट्री में मजदूरों को काम करवाएंगे और मजदूरों को बढ़िया व्यवस्था देंगे। यानी कि मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए रॉबर्ट ओवन साहब जो थे, ये अपना एगो नया फैक्ट्री खोल लिए, अपना एक नया फैक्ट्री खोल लिए, और उसका नाम रख दिए आदर्श कारखाना। समझना बाबू जरा ध्यान से, नया एक फैक्ट्री खोल लिए। कौन? रॉबर्ट ओवन साहब, ठीक है ना, रॉबर्ट ओवन साहब एक आदर्श कारखाना खोले। क्या खोल लिए बाबू? आदर्श कारखाना, आदर्श कारखाना खोल लिए। कौन खोल लिए? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ओवन। इन्होंने कहा कि लाओ ऐसे नहीं होगा, फैक्ट्री खोलते हैं हम अपने फैक्ट्री में मजदूरों को बुलाएंगे, बढ़िया सुविधा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो रॉबर्ट ओवन साहब क्या किए कि फैक्ट्री खोल लिए और मजदूरों को बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधा दिए। क्या क्या सुविधा दिए? तो बाबू सबसे पहला तो कि मजदूरों का मजदूरी बढ़ा दिए। मजदूरों को बोले कि भाई शोषित होने का जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम हमारी फैक्ट्री में आओ, हमारी फैक्ट्री में काम करो, हम अपनी फैक्ट्री में तुमको हर एक तरह का सुविधा देंगे, हम अपनी फैक्ट्री में तुम्हें हर एक तरह का सुविधा देंगे। और मजदूरों को रॉबर्ट ओवन अपनी फैक्ट्री में बुला लिए। मजदूरों को क्या किए? अपनी फैक्ट्री में बुला लिए। इंग्लैंड के थे भाई, सोच लीजिए। कहते हैं ना कि हर एक आदमी ऐसा नहीं होता, ये भी तो अंग्रेजे थे ना, इंग्लैंड के हुए तो ये भी अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेज होते भर में भी कितने दयालु थे कि मजदूरों के बारे में बढ़िया सोचे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि जो भी मजदूर इनके फैक्ट्री में आया उनका मजदूरी बढ़ा दिए। जहां मजदूरों को मिलता था कम मजदूरी, वहां ज्यादा मजदूरी देने लग गए। काम के घंटे कम कर दिए, बोलते थे कि तुमको 12 घंटा 14 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से 6 घंटा 8 घंटा काम करो, बस उतना काफी है। यानी कि काम के घंटे कम कर दिए, मजदूरों का मजदूरी बढ़ा दिए और काम के घंटे भी कम कर दिए। यानी कि कम काम और ज्यादा मजदूरी, कम काम और ज्यादा मजदूरी देना शुरू कर दिए, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। और क्या किए कि मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कर दिए। बोले कि भाई बच्चों को अब काम में नहीं लगाओ, बच्चों को पढ़ाई करवाओ, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो। तो बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया? पढ़ाई का व्यवस्था कर दिया, ठीक है ना, ताकि मजदूर के बच्चे भी पढ़ सकें, और रहने खाने और इलाज का भी व्यवस्था किया। यानी कि मजदूरों के रहने का भी व्यवस्था किया, मजदूरों के खाने का भी व्यवस्था किया, और मजदूरों के इलाज का भी व्यवस्था किया। समझ में आया? मजदूरों के रहने, खाने
और इलाज, तीनों का व्यवस्था किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू, बताओ जल्दी से। मजदूरों के रहने, खाने और इलाज तीनों का व्यवस्था किया गया। तो कुल मिलाकर के रॉबर्ट ओवेन जो थे वो मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया काम किए। रॉबर्ट ओवेन बढ़िया काम किया कि नहीं किया बाबू, बताओ जल्दी से आप लोग। रॉबर्ट ओवेन मजदूरों के लिए बढ़िया काम किया कि नहीं किए, जल्दी से आप लोग बताइए, हाँ चाहे ना। बढ़िया काम किया ना, अरे वाह क्या बात है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों को सभी के विचार बता दिए। अब यहां से एक सवाल दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, अब हम आपको बता रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय में एक सवाल पूछता है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो भाई यूटोपियन समाजवाद के बारे में बता दिए कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। और यूटोपियन समाजवादी सबसे पहले कौन थे, सेंट साइमन। और सबका विचार लिखना है तो सेंट साइमन का विचार हम लिख दिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिले और उनके कार्य के अनुसार उनको पारिश्रमिक मिले। तो ये सेंट साइमन का विचार था। चार्ल्स फॉरियर का क्या विचार था कि आप शहरों में मत जाइए कमाने के लिए, छोटे नगर अथवा छोटे कस्बों में काम करिए। उसके बाद लुई वाला का क्या विचार था कि ये आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। तो इस सबका विचार लिखने के लिए देखिए 2016 में ये क्वेश्चन आया है, इतना बढ़िया से समझा दिए कि क्वेश्चन अगर परीक्षा में आप लोग के परीक्षा में आएगा तो लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा बाबू, बताओ। आप लोगों के परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा ना। चलिए अच्छा, साम्यवाद के बारे में हम आपको बता रहे थे ना, साम्यवाद क्या है, ये क्वेश्चन आपको हम कहां पर बताए थे, कहां पर बताए थे, कहां पे बताए थे, साम्यवाद वाला, साम्यवाद वाला ये बताए थे ना। साम्यवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, ये 2024 में आया था बाबू। 2024 परीक्षा में परिभाषा 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा था कि साम्यवाद क्या है, ठीक है ना। 2 नंबर वाले में पूछा है कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद का परिभाषा आप लोगों से 2 नंबर वाले में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा उसको अच्छे तरीके से। ठीक है ना, हाँ सीधे लिखिएगा कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार करता है। और साम्यवाद का देन किनको कहा जाता है, साम्यवाद का देन, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं, अगर परीक्षा में आ जाए तो इसमें लिख लीजिएगा, साम्यवाद का देन, साम्यवाद का देन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है, फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। लिख लीजिएगा ये चीज, कार्ल मार्क्स, ये साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे यहां तक आप लोग समझ गए, बताओ जल्दी से, यहां तक सारे बच्चे समझ गए बाबू, हाँ चाहे ना बताइए, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ बाबू, समझ गए सभी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बाबू हम आज का ना क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों को सबसे पहले अब पढ़ाएंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। अगली क्लास में जब आएंगे तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स का जीवनी पढ़ाएंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे वो मजदूरों के सेवा में आ गए, किस तरीके से मजदूरों के सेवा में आ गए। इनका लव स्टोरी भी बड़ा तगड़ा है, ठीक है ना। ये बचपन में ही एक लड़की से लव कर लिए थे, ठीक है ना, और उसी से शादी भी किए, और शादी करने के बाद मजदूरों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए। इनका लव स्टोरी बड़ा तगड़ा है, तो इनके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में ना हमारा पूरा फोकस होगा कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चे अगला क्लास जो होगा वो एप्लीकेशन पे होगा, तो सारे बच्चे एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाइएगा। अगला क्लास एप्लीकेशन पे, हाँ कल सुबह में ही पढ़ा दे क्या, कल सुबह में ही पढ़ा दें, कल सुबह में पढ़ा देते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, क्या कहते हो आप लोग। चलिए कल सुबह में जब क्लास लेंगे 7 बजे वाला तो हम आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा देंगे, फिर कल शाम में हम फिजिक्स का क्लास लेंगे, ठीक है ना। हाँ तो बाबू कल सुबह में आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। कल कार्ल मार्क्स के बारे में हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आप लोग बताइए कि आज का यह वाला क्लास आप लोग को कैसा लगा, बताओ बाबू जल्दी से। आज का यह वाला क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरा जल्दी से बताइए।
आज का यह वाला क्लास आप लोगों को कैसा लगा, एक बार जल्दी से बताओ बाबू। आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, एक बार जल्दी से हमें बता दीजिए। बहुत बढ़िया, अरे वाह, पूरा समझ में आ गया। ये जी बहुत बढ़िया। तो इसके बाद 8:30 बजे से आप लोगों का संस्कृत का क्लास है, तो संस्कृत वाले क्लास में जुड़ जाइएगा। और फिर 9:30 बजे से हिंदी व्याकरण का टेस्ट भी है, तो हिंदी व्याकरण के टेस्ट में भी आप लोगों को जुड़ना है। बाबू सब चीज के लिए आप लोग एक्टिव रहिए। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार होकर के पढ़ाई करनी, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चे हम आप लोगों से अब 8:30 बजे वाली संस्कृत वाली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़ते। मिलते हैं बाबू 8:30 बजे। धुआं धुआं हो गया, अरे वाह, बोल रहे हैं कि सर जी धुआं धुआं हो गया। बहुत बढ़िया, हम तो धुआं धुआं करना ही चाह रहे थे। तो मिलते हैं, हिस्ट्री जैसा पढ़ा देंगे ना भाई, पूरे बिहार बोर्ड में यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इस तरीके का हिस्ट्री तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। और हिस्ट्री ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जितना प्यार से समझा देते हैं ना, इतना समझाने के लिए बहुत मेहनत लगेगा, ठीक है ना भाई। तो अच्छे तरीके से बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों